बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शिराज खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मंजिल बे मंजिल। आज यूम दफ़ाए पाकिस्तान है। वो दिन 6 सितंबर 1965 को जब दुश्मन ने वतन अज़ीज़ पर यलगार की तो इस धरती के के बेटों ने, शजीले नौजवानों ने अपने सीनों पर बम रखे और दुश्मन के टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। कुर्बान जाएं उन माओं पर जिन्होंने ऐसे शजीले नौजवानों को जन्म दिया था। खुदा करे मेरे अर्ज़ वतन जो है उसकी माएँ बहनें जन्म जन्म तक ऐसे बेटे जन्म देती रहें जो वतन अज़ीज़ पर शहीद होते रहें, वतन अज़ीज़ की सरहदों की हिफाजत करते रहें और वो नज़रिया जिसकी खातिर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमान अपने नज़रिए की वजह से, अपने नज़रियाती असास की वजह से उनको एक मुल्क हासिल हुआ और दुनिया के नक्शे पर पहली दफ़ा पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और दुनिया के नक्शे पर उभरा। आज यूम दफ़ाए पाकिस्तान के मौके पर जहां पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उनके साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है, वहाँ पर इस बात का आदा करने की भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान के नज़रियाती असास, उस नज़रिए की का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आज हम बैरून मुल्क में बैठ कर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अहले वतन के साथ ये तजदीद ऐद भी करते हैं कि इस मुल्क के वसी तर मफादात का हर माज पर, हर प्लेटफार्म पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हम आज के प्रोग्राम में यूम दफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि लंदन में MQM के कायद, बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन ने जो हर्जा सराई की है दुश्मन के कहने के मुताबिक, उस हर्जा सराई के बारे में भी बात की जाए प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आजकल पाकिस्तान का दिफा किन लोगों के हाथ में है और जो दुश्मन ने प्रॉक्सी वार हमारे मुल्क में जारी की हुई है उसका किस तरह हम बेहतर तरीके से उसका दिफा कर सकते हैं। मुझे बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियन ऑफ पाकिस्तान ने आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है। आप हैं रियाज फतियाना साहब। आप 3 दफ़ा मेंबर पंजाब असम्बली बने, 2 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली रहे। आप मुख्तलिफ पाकिस्तान की वजारतों पर फायज रहे। आपकी शरीक हयात, आपका बेटा, ख़ानदान पूरा पाकिस्तान की सियासत में पूरी तरह इन्वॉल्व है। आजकल इन्होंने एक अपनी जमात बनाई है, पाकिस्तान अवाम लीग। मैं आपको फतियाना साहब वेलकम करता हूँ आज अपने तकबीर टीवी के इस स्टूडियो में। ये फरमाइएगा 6 सितंबर 1965 की मुनासबत से ये दिन यूम दफ़ाए पाकिस्तान मनाया जाता है। इस दिन की सिग्निफिकेंट क्या है, अहमियत क्या है, अफदियत क्या है, इस पर ज़रा इब्तदा में हम गुफ्तगू करेंगे। आपका तज़िया चाहेंगे जी। शुक्रिया शिराज खान साहब। मैं आज पहली दफ़ा तकबीर टीवी के प्लेटफॉर्म पर आया हूँ और कुछ देर पहले मेरी पीर सुल्तान नियाज़ुल हसन कादरी साहब से भी बिलमुशाफ़ा मुलाकात हुई है। मैं उनकी शख्सियत से बहुत मुतासर हुआ हूँ। इससे पहले पाकिस्तान में पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन साहब से तो कई दफ़ा मुलाकात रही है। बहरहाल मैं इस पर आपको मुबारकबाद दूंगा, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और दूसरा, जहाँ तक आज 6 सितंबर है, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है, इस मौके पे एक तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, जिनके बहुत से लोगों ने मेजर अजीज़ भट्टी शहीद से लेकर आगे तक एक कुर्बानियों की दास्तान है शहीदों की, जिसकी वजह से पाकिस्तान महफूज किया गया था भारतीय हमले से। दूसरा ये कि इस मौके पे जबकि हम यौम दिफ़ा मना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि दिफाई लिहाज से सिर्फ बैरूनी सरहदें ही अहमियत की हामिल नहीं हैं, पाकिस्तान की दाखिली सलामती और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत भी बहुत अहमियत रखती है।
इस सिलसिले में पाकिस्तान को जो दो बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, एक मजहबी इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज़म, दहशत गर्दी, और एक ख़ास ग्रोह जो बनाया गया है यहाँ पे एक गैर मुल्की ताकतों की मदद से, और दूसरा है नस्ली बुनियाद पे पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिश, जिसमें कुछ लोग कराची और बलूचिस्तान में सरगर्म अमल हैं। तो हमें इन सब के साथ भी निपटना है और पाकिस्तान का नज़रिया जो है इसको भी मजबूत करना है, क्योंकि आइडियोलॉजी मजबूत होगी तो मुल्क दाखिली लिहाज से मजबूत होगा, और इससे भी बढ़ के मुल्क के दिफा के लिए मुआशी ताकत बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एटमी ताकत या फ़ौज भारी से काम नहीं चलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। बैलेंस ऑफ पावर होना ज़रूरी है। जब बैलेंस ऑफ पावर होता है तो दुनिया के किसी मुल्क को ज़रूरत नहीं होती कि आपकी तरफ मैली निगाह से देखे, लेकिन इसके साथ साथ मुआशी ताकत बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में हमें पाकिस्तान में ऐसे इकदाम करने होंगे कि दौलत जो पाकिस्तान से बाहर इनखला हो रहा है, साथ साथ ब्रेन ड्रेन जो पाकिस्तान से बाहर हो रहा है, इनको रोकें और पाकिस्तान में इनको रिटेन करें, अहल लोगों को और ईमानदार लोगों को, और सबसे बढ़कर मुल्क की माशी हालत को ठीक करने के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि पाकिस्तान का मुकाम एक मजबूत इकनॉमिक पावर की हैसियत से हो। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान को आज माशी तौर पर और नज़रियाती तौर पर मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन जब मैं आपको माजी के दरीचों में ले जाऊं 1965 में, तो ये वॉर भी जो हुई थी, इसको भी बाज़ सियासतदानों ने, बाज़ पार्लियामेंटेरियन ने, बाज़ जर्नलों ने मतनाज़ा बनाने की कोशिश की। तो इस बारे में आपकी जो मालूमात है, ज़ाहिर है वो फर्स्ट हैंड मालूमात है, आप क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? हमारे मुल्क के ऊपर हमला हुआ था। देखें, ये तो बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जंग नहीं लड़ना चाहता था, हम पे जंग मुसल्लत की गई थी, और उसके पीछे भी कश्मीर का इशू है, जो कि हमारा कश्मीर हम कहते हैं कि पाकिस्तान की शाहरग है, और क्योंकि कश्मीर की स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी आपको मालूम है कि 3 न्यूक्लियर पावर के दरमियान में चाइना, पाकिस्तान और इंडिया इसकी बहुत हैसियत रखती है। इससे पहले यहाँ 3 जंगें हो चुकी हैं, 1947 की जंग, उसके बाद 1965 की जंग, सियाचिन ग्लेशियर की जंग, कारगिल की जंग, और अभी भी वहाँ पे इंसानी हकूक़ की जिस तरह वायलेशन हो रही है, जिस तरह वहाँ की तहरीक को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं दुनिया में और अपने लिए हक़ मांग रहे हैं, तो उस पर जो भारतीय लोगों ने उन पर जुल्म और ज़्यादती के एक पहाड़ तोड़ दिए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ओवरऑल 1965 की जंग भी हम पे मुसल्लत की गई थी, लेकिन हमारे पूरी कौम ने यकमुठ होकर एक कौमी यकजहती के साथ, एक स्पिरिट के साथ इसका मुकाबला किया था, और हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी। अच्छा, आपने कश्मीर का पस मंज़र समझा, तो दुश्मन हमें चाहता था कि हम कश्मीर के मसले से दस्तबरदार हो जाएं, या कश्मीरियों की सफारती और सियासी कोशिशों से इनराफ कर जाएं, मुनरफ हो जाएं, या इसके अलावा कुछ और इसका पस मंज़र? बुनियादी तौर पर तो भारत पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता था कि आप बार बार कश्मीर कश्मीर की बात करते हैं, तो आपका बंदोबस्त मैं करता हूँ, और पूरा उसका प्रोग्राम था कि पाकिस्तान को वो शिकस्त दे और कब्ज़ा ही कर ले पाकिस्तान पे, ताकि मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो मेरा ख्याल उस मौके पे कौम ने जिस ज़रूरतमंदाना तरीके से इसका मुकाबला किया, अगर ऐसा ना होता तो खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था। अच्छा, आपने बात की कि पाकिस्तान का जो इस वक्त पाकिस्तान को फौरी तौर पर जो ख़तरात हैं वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोगों से हैं, जो एक तबके का भी आपने जिक्र किया है, एक ग्रुप है जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, सालमियत को, बार बार उसकी हुकूमत को, फ़ौज की हमारे अदारों की रिट को चैलेंज करता है। इससे आपकी क्या मुराद है? देखें, इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक किसी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं है, इस्लामी तालीमात के मुताबिक, कि वो अपनी ही इस्लामी मुमलकत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए। अगर ऐसा होता है तो वो बगावत के ज़िम्मे में आएगा, और वो खारजी कहलाएंगे, और वो मुनाफिकीन भी कहलाएंगे। तो उन मैं समझता हूँ कि उनकी सरकोबी ऐन इस्लाम होती है। दूसरा ये कि ये गुमराह लोग हैं जिन्हें इनके काबरीन को ख़रीदा गया है पैसे के साथ। एक हमारे पड़ोसी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इसमें मुलव्वस हैं, और उन्होंने एक ऐसा एलिमेंट पाकिस्तान में खड़ा किया है जो आज पाकिस्तान के अपने लोगों के ख़िलाफ़ बम धमाके और दहशत गर्दी और इन पर कातलाना हमले और कत्ल गारत और अगवा बराए तवान, एक लंबी लिस्ट है।
तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि इनको समझाने की कोशिश की जाए, इनके साथ प्यार से इनको तब्दील भी किया जाए, सख्ती से भी इनको निपटा जाए। तो एक्सट्रीमिज़म को रुकना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो हमारे मदरसों में बहुत अच्छे मदरसे भी हैं, बहुत अच्छा इस्लाम की तबलीग भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मदरसे जो फ़ॉरेन फंडिंग ले रहे हैं और इसके साथ साथ एक प्रॉक्सी वार जो दुनिया के दूसरे मुल्कों की पाकिस्तान के मैदान पे लड़ी जा रही है और आगे चल के हम एक सिविल वार की तरफ बढ़ रहे हैं बैरूत की तरह, तो यहाँ पे ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि किस फ़िरके की हुकूमत होनी चाहिए, कौन सा फ़िरका सही इस्लाम है और बाकी सारे फ़िरके काफिर हैं। तो मेरा ख्याल इस सोच को रोकने की भी ज़रूरत है। और वहाँ पे इस्लाम तो रवादारी, मोहब्बत और टॉलरेंस सिखाता है, एक्सट्रीमिज़म तो सिखाता ही नहीं है, तशद्दुद तो सिखाता ही नहीं है। और फिर इंसानियत के ख़िलाफ़ तमाम इंसान अल्लाह ताला के नायब हैं और फिर उन अल्लाह ताला के नायब जो हैं उनके ख़िलाफ़ आप तलवार उठाते हैं, बंदूक उठाते हैं, बम उठाते हैं, तो ये शरन भी दोस्त नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस मौके पे पाकिस्तान की हुकूमत को भी और आवाम को भी और तमाम सियासी जमातों और मजहबी जमातों को भी एक तरफ सोच के बैठना चाहिए कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए क्या ज़रूरी है। अच्छा, आपने एक तो आइडेंटिफाई किया कि जो रिलीजियस एलिमेंट है उसमें एक्सट्रीमिस्ट तबका जो है जिसको आप खारजी का नाम दे रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को इस वक्त उनसे ख़तरात लाक है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लिबरल सेकुलर लोगों की, एक्सट्रीम लोगों की एक यलगार है जिनके ताने बने, यू आर क्वाइट राइटली, कि दूसरे लोगों से फंडिंग लेकर पाकिस्तान में अपने अपने जो मसालिक हैं या फ़िरका है उसको उसके लिए उसकी रीड कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट एक तरफ, लेकिन जो लिबरल लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, वो पाकिस्तान की जो नज़रिया था, दो कौमी नज़रिया, उसको भी चैलेंज कर रहे हैं और उनके ताने बाने भी दूसरे मुल्कों से मिलते हैं। येट ऐसे सहाफ़ी भी हो सकते हैं, ऐसे जर्नैल भी हो सकते हैं, ऐसे हमारे जज भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी आ सकते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं। तो उनसे ज़्यादा वो भी तो एक प्रॉब्लम है। बहरहाल मेरे ख्याल इतना बड़ा वो प्रॉब्लम नहीं है, ना उन्हें आज तक कभी कामयाबी मिली है। और फिर कायद आज़म की उस तकरीर को कहाँ रखेंगे जो 11 अगस्त 1947 को लेजिस्लेटिव असम्बली में उन्होंने की थी कि पाकिस्तान जो है एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और मॉडरेट स्टेट होगी। और उस तकरीर को भी कहाँ रखेंगे कि हम पाकिस्तान को आज़ाद करने लेने जा रहे हैं, जिसमें तमाम मज़ाहब को मसावी हकूक़ हासिल होंगे और तरजीह सलूक किसी के साथ नहीं होगा और सबको जो उनके हकूक़ बनते हैं वो दिए जाएंगे। आप पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 25 को कहाँ रखेंगे, जिसमें भी यही कहा गया है कि किसी भी पाकिस्तानी के दरमियान मजहबी या नस्ली या किसी भी लिहाज से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये प्रोपेगेंडा की हद तक हैं। तो जो पाकिस्तान को एक वाइबल स्टेट बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जिसमें टॉलरेंस हो, जिसमें बर्दाश्त हो, जिसमें तमाम फ़िरक़ों मज़ाहब को उनके हकूक़ दिए जाएँ, जिसमें अमन हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो नज़रिया है तरीक़े पाकिस्तान का कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामी फ़लाही रियासत होगी जिसमें अदल और इंसाफ होगा और उसमें हकीकी तौर पर मसावत और बराबरी होगी और ख़ास तौर पर यहाँ पे अदल इंसाफ के साथ साथ एक मजबूत जमहूरी हुकूमत भी होगी। ये आइडियल सिचुएशन है। आप इतनी दफ़ा पार्लियामेंटेरियन रहे, वज़ीर रहे, मुशर्रफ की गवर्नमेंट में भी आप वज़ीर थे। ये फरमाइएगा, पंजाब के आप 3 दफ़ा वज़ीर रहे हैं एजुकेशन और डिफरेंट अदारों के। ये फरमाइएगा कि वो आइडियल सिचुएशन जो आप बता रहे हैं वो कब पैदा होगी, कौन करेगा? ये कोई बाहर से अंग्रेज़ आके नहीं करेगा, हमें खुद ही करना है, अपना बोझ खुद उठाना है और पाकिस्तान को एक मुस्तहकम रियासत बनाना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम तालीम पर ज़ोर दें, इसके साथ साथ लोगों की दुरुस्त सिमत पर मजहबी तालीम पर ज़ोर दें और हम तमाम इंसानियत से मोहब्बत सिखाएँ और इसके साथ माशी तौर पर मुल्क को ताकतवर करें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, स्पेशली हेल्थ केयर और गरीब लोगों की हालत को ठीक करें। गुर्बत बहुत बड़ा एक कहते हैं कि जो गुर्बत है ना, ये इंसान के मज़हब को भी तब्दील कर देती है, ये आधा कुफर हो जाता है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए और ख़ास तौर पर दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो, सलाहियत के मुताबिक काम और काम के मुताबिक
मुआवजा हो और पाकिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मा के लिए ठोस इकदाम किए जाएँ, पाकिस्तान को एक वेलफेयर रियासत बनाया जाए जो कि ऐन इस्लाम है। कौन कहता है कि वेलफेयर रियासत बनाना इस्लाम के मुताबिक नहीं है? मैं समझता हूँ इस सिलसिले में एक रिसर्च हुई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक मुसलमान स्कॉलर ने की है। उन्होंने कहा कि हमारे सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे पहले अलमबरदार थे मसावत बराबरी के, इंसानी हकूक़ के, अदल व इंसाफ के, तो यह ख़ास तौर वेलफेयर के। और उनकी तालीमात को वेस्ट ने अडॉप्ट किया है, वेस्टर्न कंट्री ने अडॉप्ट किया है और वो निज़ाम बनाया है जो असल इस्लामी मुल्कों में होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान मुल्क जो हैं प्यारे नबी की तालीमात से दूरों दूरों इनका वास्ता राब्ता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मा के लिए वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, रियासत ज़िम्मेदार हो, तालीम हर सतह तक मुफ्त, इलाज हर सतह तक मुफ्त और फूड सिक्योरिटी हो, ख़ास बेवा, यतीम, मस्कीन, गरीब, इनको रियासत गुजारा अलाउंस दे, खुराक की कमी पूरी करे और उनके लिए रैश का बंदोबस्त करे। ये आइन का आर्टिकल 38 जो पाकिस्तान का, वो भी इसकी गारंटी फराहम करता है। आपको आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ऐसे जो इक़दामात आप गिनवा रहे हैं, कोई तवक्को है? लेकिन लोगों को कई दफ़ा हुकूमत करने का मौका मिला है और इनके लिए कोई नया कानून आइन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। सब कुछ लिखा हुआ है आइन के अंदर। आइन का आर्टिकल 8 से 26 तक और 27 से लेकर 38 तक इंसानी हकूक़ को कवर करते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी रियासती गारंटियों को का इजहार करते हैं जो आवाम की वेलफेयर के लिए हैं। लेकिन आज तक किसी को तौफीक नहीं हुई कि आवाम की हालत बदलने के लिए, उनकी माशी हालत बदलने के लिए, समाजी हालत बदलने के लिए, अदल और इंसाफ कायम करने के लिए, अदालतों में इंसाफ, दफ्तरों में इंसाफ, थानों में इंसाफ करने के लिए और यहाँ पे जो कौम तकसीम है फ़िरका वारियत और बिरादरियों में, इसके ख़ात्मे के लिए कोई ठोस इक़दाम करते। आपको इसका मतलब यह देखें फतियाना साहब, मैं आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन जब मैं इस कुर्सी पे बैठता हूँ तो ना मैं किसी का दोस्त हूँ। मैं तो समझता हूँ कि मेरे सवाल मुल्क को कौम की अमानत है और मैं अपने मेहमान से भी ये तवक्को करता हूँ कि वो मुल्क को कौम की अमानत समझकर जो उसके अंदर दिल दिमाग में है वो बोले। आप आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, जो अपोजिशन की पार्टी है अभी इस वक्त और जो हुकूमत की पार्टी है, उनसे इन बातों की तवक्को करते हैं? जो आइन के आर्टिकल्स आप बता रहे हैं, जिस तरह का माशी हालात, लोगों की गुर्बत की दास्तानें बता रहे हैं, वो क्या इनसे हम तवक्को कर सकते हैं? इनको टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखें शराज खान साहब, मैंने पहले ये अपनी बात में वजाहत की है कि इन जमातों को कई दफ़ा हुकूमत बनाने का मौका मिल चुका है, लेकिन इन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं हो सका। आवाम की माशी, समाजी, सियासी और इक़्तिसादी हालत को बेहतर नहीं किया जा सका। गरीब गरीब तर होता जा रहा है। आज 60% से ज़्यादा 65% की 60% आबादी ऐसी है जो बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी रह रही है। आज 35% मुतवसत तबका भी ऐसा गरीब तबके में शामिल होता जा रहा है। पाकिस्तान में 5% रिच एलीट अशराफिया मुल्क के सियासी निज़ाम को भी कंट्रोल कर रही है और इक़्तिसादी निज़ाम को भी कंट्रोल कर रही है और एक न्यू कॉलोनियलिज़म और एम्पीरियलिज़म या जो साम्राज्यी क़ुव्वतें पाकिस्तान में दोबारा पंजे गाड़ चुकी हैं। अच्छा, ये सूरत हाल 2008 के बाद, 2007 के बाद ज़्यादा वर्ष हुई है या पहले भी ऐसे ही थी? उसका तसलसल है, उसकी कंटिन्यूटी है जो आप बता रहे हैं? जी, काफ़ी हद तक तो ये आफ्टर मुशर्रफ एंड बिफोर मुशर्रफ। देखें, इसका आगाज़ तो मेरा ख्याल 1947 के बाद ही अगर देखा जाए तो क्या क़ायद आज़म की वफ़ात के बाद ही इस पर संभाला नहीं जा सका पाकिस्तान को और ऐसी क़यादत हम पर मुसल्लत होती रही है जो उसकी अहल नहीं थी। देखिए, हर चीज़ का बदल हो सकता है, अकल और तजर्बे का बदल नहीं हो सकता और बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासतदान बरसकदार रहे हैं और सियासतदान ही हैं जिनकी नज़र अगले इलेक्शन पर होती है, हुकूमतें बनाने पे होती है, अपने वसाइल बढ़ाने पर होती है, लेकिन लीडरशिप नहीं अमर्ज हो सकी यहाँ पे। और इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी लीडरशिप हो जिसकी नज़र अगली नस्लों पर हो, जो इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, ज़हीन हो, जो पाकिस्तान को में नेशनलिस्ट अप्रोच रखती हो, ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड हो, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी और आइडियालॉजी पर बिलीव करती हो, टॉलरेंट हो और सबको साथ लेकर चलती हो, इंसान दोस्त हो। वो लीडरशिप जब तक अमर्ज नहीं होगी, बाहर से नहीं आएगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने का। इक़्तिसादी रुकावटें, माली मुश्किलात बड़े बड़े टैलेंट को खा गई हैं। ज़रूरत इस बात की है कि वो सियासी कारकुन जो जमातों की रीढ़ की हड्डी हैं और जमातों में बैठे हुए हैं, उनको पजीराई दी जाए, उनको प्रमोट किया जाए
और इंतखाबी अमल इतना सस्ता कर दिया है कि एक गरीब आदमी और मुतवस्सित तबका भी इलेक्शन लड़ने का सोच सके, वरना ये मिराज सिर्फ आला अमीर लोगों की रह जाएगी, वही हुकूमतों में आएंगे, वही इलेक्शन लड़ेंगे और मिडिल क्लास भी सियासत से एलिमिनेट होती जाएगी। और दूसरा ये पीपल्स पार्टी के सदर साबिक सदर हमारे पाकिस्तान के और सरबराह शरीक चेयरमैन आसिफ अल जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो एक मीटर रीडर की वो जो है सिनेमा में टिकट बेचते थे ब्लैक में, वो पाकिस्तान के सदर बन गए, 5 साल उन्होंने हुकूमत की। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि इनकी एक फैक्ट्री थी लोहे की या जैसे भी इत्तेफाक फाउंड्री थी, उससे वो वज़ीर आज़म बन गए, अब तीसरी बार वज़ीर आज़म बने। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के बारे में कहा जाता है कि वो मीटर रीडर थे, अब मैं नहीं कहता, एजाज हसन कहता है, कई और चौधरी निसार सब कहते हैं। तो ये लोग इतनी ऊपर चले गए, तो आप ये फरमाएं कि ये फिर कहाँ से जो गरीब तबका जिसको आप कह रहे हैं उनको तो मौका नहीं मिल रहा है कि वो ऊपर आएँ, तो किस तरह का निज़ाम आपके पास, जो आपने अवाम लीग बनाई है, एक अलहदा पार्टी बनाई है, इसके पास क्या मंशूर है? फिर कौन यकीन करेगा जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त कि वो अवाम लीग को ज्वाइन करें, इसके मंशूर को ज्वाइन करें? देखें शिराज खान साहब, इनमें से कोई भी शख्स नेचुरल प्रोसेस से इक़्तिदार तक नहीं पहुँचा। अगर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ शादी ना होती तो फिर जरदारी साहब कहाँ होते? अगर मियां नवाज शरीफ साहब की दोस्ती जनरल जिलानी जो पंजाब के गवर्नर थे या फिर जनरल ज़िया उल हक साहब के साथ ना होती और पीपल्स पार्टी के मुकाबले के लिए किसी शख्सियत की तलाश ना होती तो फिर ये कहाँ होते? तो मेरा ख्याल ये जो कोई नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे, ये शॉर्टकट और पैराशूट के ज़रिए यहाँ तक पहुँचे हैं। नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो 3 जगहों से निकलता है, स्टूडेंट लीडरशिप से, बल्दियाती निज़ाम से और ट्रेड यूनियनिज़म से। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तीनों निज़ामों का गला घोंट दिया गया है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये जो हमारे लीडरान हैं माजी के और मौजूदा, ये अदसाद की पैदावार है? ये कह लें कि ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हैं पॉलिटिक्स में, ये कोई प्रोसेस से नहीं आए। अगर जो लोग प्रोसेस से आते हैं उनको तो आगे बढ़ने ही कोई नहीं देता, उनके रास्ते में तो रुकावटें खड़ी की जाती हैं, उनको तो बर्दाश्त जमातों के अंदर नहीं किया जाता। जो सच्चाई की बात करता है जमातें उसको नापसंद करती हैं। सियासी जमातों के ऊपर कब्ज़ा है कुछ लोगों का जो बहुत अमीर लोग हैं। सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है कि इंसान वहाँ सच्ची बात सामने कर सके, तो उसको बुरा समझा जाता है। कहा जाता है कि ये तो इंतशार फैला रहा है जमात में, जो सच्ची बात करता है वो इंतशार फैला रहा है, जो चमचगिरी और खुशामद करता है वो सबसे अच्छा समझा जाता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी बिना पे आज हमने अवाम लीग बनाई है। तो ऐसे नहीं बना दी, ये अवाम लीग का मकसद ही है कि हम बगावत कर रहे हैं पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम के साथ, हम बगावत कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासी और माशी निज़ाम के साथ। हम एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें गरीब, मजदूर, किसान, तालिब इल्म, रहनुमा, वो जो और प्रोफेशनल जो हैं वो भी इक़्तिदार तक पहुँच सकें और पाकिस्तान की काया बदल सकें और पाकिस्तान को एक वाइबल, प्रॉस्पेरिटी वाली और पीस वाली रियासत बनाया जाए। तो पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी हमारा नारा है और हम इक्वलिटी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस का हम चाहते हैं, परफेक्ट अकाउंटेबिलिटी हम चाहते हैं। यहाँ पे हम रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन और रिफॉर्म चाहते हैं पाकिस्तान की। हम आइन को राइट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के आइन में नया ये न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं बिटवीन स्टेट एंड पीपल ऑफ द कंट्री। आपको मैं अभी ब्रेक देता हूं, चूँकि मेरे पास साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के पहले बैरिस्टर यूके में और क्वींस काउंसिल के मेंबर रुकन जनाब बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी साहब। माहिर कानून है, बरतानवी कानून की सारी पेचीदगियों को अच्छी तरह उनसे वाकिफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कादरी साहब, बहुत शुक्रिया लाइन पर आने का। ये फरमाइएगा कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने एक रेफरेंस भेज दिया है बरतानवी हुकूमत के पास MQM के बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़। आपको इसकी कोई डिटेल्स का पता है और क्या ये सिर्फ डराने धमकाने के ही कोई तरीके हैं या हुकूमत पाकिस्तान सीरियस नज़र आती है? क्या वो एविडेंस जो बरतानवी हुकूमत को चाहिए वो पाकिस्तान हुकूमत ने दे दिए और अल्ताफ़ हुसैन क्या गिरफ़्तार होंगे या उन पर मुकदमा कायम होगा? ये जो इंसाइटमेंट टू हेट है, तशद्दुद है, क्राइम, वो लोगों को उकसाना, कत्ल पर उनकी तकरीर का हवाला लोग देते हैं कि जो 22 अगस्त को उन्होंने एक तकरीर की कराची में जिस पर मीडिया पर हमले हुए, लोग जान बाग हो गए, कत्ल हो गए। हाउ डू यू सी दिस ऑल? अभी इस वक्त एज वी स्पीक
there is a demonstration going on outside his house in London. वो भी आप देख सकते हैं। ये फरमाइएगा कि क्या होने वाला है। अर्ज है मेरी कि आप जैसा जानते हैं इस मुल्क में आप रहते हैं, बरतानिया में कानून की हुक्मरानी है। इस मुल्क में अगर कोई शख्स कोई जुर्म सरजद करता है तो उसको उसकी सजा होती है, उस पर मुकदमा चलता है, चाहे उसकी कोई भी पोजीशन क्यों ना हो। इस मुल्क में गरीब अमीर का कोई फर्क नहीं है। वज़ीर आज़म भी, इस मुल्क का वज़ीर आज़म पर भी मुकदमा चल सकता है अगर वो कोई क्राइम करे। अब सवाल ये है कि अल्ताफ हुसैन ने अगर कोई क्राइम किया है इस मुल्क में तो उसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। लेकिन बात ये जो कौन सा जुर्म क्या है, वो उन्होंने कह दिया हमने रेफरेंस भेज दिया। क्या रेफरेंस भेजा है? ये कि उन्होंने एक तकरीर की 22 तारीख को, ज़ाहिर तकरीर का मतन पूरी तरह तो मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं, लेकिन जो टेलीविजन में मैंने देखा है, सुनाई कि उन्होंने एक तो बात की, बहुत गलत बात थी जिससे हम सबको दुख हुआ और हमें नाराज भी है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो हर पाकिस्तानी का दिल जिससे दुखता है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मुल्क में हिंदुस्तान मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद या कोई भी मुल्क मुर्दाबाद या कोई शख्स मुर्दाबाद कहना कोई जुर्म नहीं। सही है। तो उस पर तो कोई मुकदमा नहीं चल सकता। दूसरी बात उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा कि टेलीविजन जो है, मीडिया उन पे उनके बयान जारी नहीं करता, उनकी तस्वीर नहीं दिखाता, और उन्होंने लोगों को ARY पे भेजा और दूसरे टेलीविजन स्टेशन पे भेजा। अब टेलीविजन स्टेशन में भेजना, उस टेलीविजन के सामने एहतजाज करना, टेलीविजन के सामने धरना देना कोई जुर्म नहीं है। इस मुल्क में जुर्म नहीं है। तहरीर और तकरीर की आज़ादी है, एहतजाज करने की आज़ादी है। लेकिन टेलीविजन पे हमला करना, टेलीविजन या किसी भी जायदाद को, किसी भी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना जिसके नतीजे में जानी नुकसान हो, टेररिज्म का एक्ट के तहत आता है। यानी इस तकरीर का जो मतन है, आप ये कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन की तकरीर का मकसद अगर ये क्लियर था कि MQM के कारकुनों को ये पैगाम मिले या कि वो उकसाए जाएं तकरीर से कि आप हमला करें मीडिया हाउसेस पे या लोगों को कत्ल गारत करें, फिर तो मुकदमा बन सकता है अगर कॉन्क्रीट एविडेंस पाकिस्तान हुकूमत बरतानिया को या स्कॉटलैंड यार्ड को मिल जाए तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस मुल्क में दो बातें, एक तो जुर्म होना चाहिए। इस मुल्क के तहत जो आपकी एक्टिविटी है जिसे एक्ट ऑफ प्रियस कहते हैं, वो जुर्म होना चाहिए। ये जुर्म है इस मुल्क से किसी भी मुल्क में, किसी भी गैर मुल्क में लोगों को इस बात पे उकताना कि वहाँ पर किसी को कत्ल किया जाए, किसी को जानी नुकसान पहुंचाया जाए या किसी मिल्कियत पे अटैक किया जाए, किसी भी जायदाद पे, किसी प्रॉपर्टी पे, और उसका मकसद, उस अटैक का मकसद किसी की जिंदगी को खतरे में डालना हो। मकसद आग लगा दी जाए, बम फेंका जाए ताकि जिंदगी को खतरा हो। ये सब कुछ तो हुआ कादरी साहब, ये सब कुछ तो हुआ। हुकूमत इनके अपने कौंसलेट सफारतखाना वहाँ बैठा है, वो भी वॉच करते हैं, ये सब कुछ तो हुआ। होल्ड हुआ नहीं। आप गौर कीजिए एक बात जी। एक चीज है कि मेरे कहने के नतीजे में कुछ चीज होती है, दूसरा ये है कि मैं कहता हूँ करो और वो हो या ना हो। उकसाना मेरा है एक काम करने के लिए, ये नहीं कि मेरे कहने से कोई आदमी एक काम कर जाए, नतीजा नहीं। मकसद मेरा इस यहाँ की जूरी को ये साबित करना है कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उनका सिर्फ एक मकसद था कि टीवी स्टेशन को जलाया जाए, तोड़ फोड़ की जाए, किसी को जानी नुकसान पहुंचाया जाए टीवी स्टेशन में, या किसी शख्स को कत्ल किया जाए। अगर लेकिन जूरी के सामने बगैर शक व शुबे के, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जूरी को आपको सेटिस्फाई करना है कि अल्ताफ हुसैन की तकरीर का, अल्ताफ हुसैन के अल्फाज का सिर्फ एक ही मकसद था, उसके दो मानी नहीं थे। क्योंकि अगर जूरी समझती है कि काजी साहब क्वाइट राइट, वो तो मुकदमा कायम होने के बाद जब उसकी प्रोसीडिंग शुरू होगी तो फिर जूरी तक जाएगा मसला। मुझे सिर्फ आप ये बताएं, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जिन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड को हज़ारों के हिसाब से कंप्लेंट्स किए हैं, ईमेल किए हैं, शिकायतें की अल्ताफ हुसैन के ख़िलाफ़,
और अभी लेट्स स्पीक, ये मुजाहरा अभी हो रहा है, ये मुजाहरे जो लोग कर रहे हैं, ये इसका भी कोई बरतानवी स्कॉटलैंड यार्ड कोई ले सकती है, कोई खुद एक्शन ले सकती है? मेरे भाई ये बरतानिया है, बरतानिया में लाख मुजाहरे करें, शोर मचाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बरतानिया में एक दफे आपको याद होगा बलूचिस्तान के अज़ाब मरी पे ओल्ड बेली में मुकदमा चल चुका है कि जी ये शख्स ने बलूचिस्तान में गद्दारी की है। बरतानिया की ज्यूरी ने मुकदमा खारिज किया, स्कॉटलैंड यार्ड को अपनी मुंह की खानी पड़ी। तो यहाँ पर बड़ी एहतियात से CPS है, लॉयर। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो लोग, अच्छा अंजम चौधरी अल माजरून का जो लीडर था, उसमें और इस मुकदमे में क्या फर्क हुआ? बहुत बड़ा फर्क है ना, वो तो उकसारा लोगों को मारने के लिए दुनिया जानती है। तो ये भी तो, ये साहब भी तो यही करते आए ना, साबित करे ना। देखिए ये ठोक दिए जाओगे, तुम्हारी बोरी तैयार हो चुकी है, ये सारे तो BBC और सब चैनलों पे चली है ये। नो, ये ना कहें आप जी। आपने एक दफे कहा था कत्ल करने के लिए, फिर कहा मारने के लिए। इसमें यहाँ इस मुल्क में ये नहीं होता, एक दफे चोरी की फिर चोरी करी, चोरी करते रहे। आपको साबित करना है पर्टिकुलर चोरी। तो क्या ये जो लोग अभी एहतजाज कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, इनका कुछ बनने वाला नहीं है? फिर ये तो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं एहतजाज, इनकी बातें छोड़ दो। 25 आदमी, शर्मनाक बात है ये। इस मुल्क में लाखों पाकिस्तानी रहते हैं और 50 पाकिस्तानी मुजाहरा करते हैं, तो गलत है ना, गलत। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलता है कि इसके मानिए कि सिर्फ 50-100 आदमी हैं जो नाराज हैं, बाकी पाकिस्तानी खुश हैं, जबकि नहीं खुश हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी नाराज हैं। तो आप ये सुजेस्ट करते हैं कि ज्यादा लोग कंप्लेन करें, ज्यादा मुजाहरे में आए? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। अगर वाकई पाकिस्तानी उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, आप कह रहे हैं? नहीं, बराबर करें। नहीं, ये तो छोड़े ना, अल्ताफ हुसैन तो नई बात है, बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं आपका टेलीविजन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लोग अपनी सियासत के लिए कश्मीर में मुजाहरे करते हैं, 50 आदमी लाते हैं, इंडियंस हंसते हैं। इस मुजाहरे से बेहतर है कोई मुजाहरा ना करो, या फिर हजारों आदमी को लेके आओ। लेकिन आप आए वापस अल्ताफ हुसैन के मसले पे, तो बात यह है कि इस वक्त 22 अगस्त गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, पुरानी बात है नहीं कि ये पूरी आएगी, है 22 अगस्त की तकरीर की बात की है। 22 अगस्त की तकरीर में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये नहीं, ये जूरी कह सकती है, हो सकता है इसका मकसद मारना हो सकता है एहतजाज करना हो, दैट इज नॉट गिल्टी। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे बहुत शुक्रिया सिबगतुल्लाह कादरी साहब। ज़ाहिर है तजर्बेकार माहिर कानून है, वो अपनी थॉट्स दे रहे थे। जी, आप इसको किस तरह समझते हैं कि ये अल्ताफ हुसैन की ये जो मूवमेंट है सारी, लोग कहते हैं, आपने एक स्टेटमेंट दी थी प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये प्रॉक्सी वॉर ही है जो कराची में जो कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और ये ही इज़ द वन ऑफ द कल्प्रिट। डू यू थिंक सो और एम आई रॉन्ग? पीपल थिंक अबाउट लाइक दिस। देखें, पीपल अगर थिंक कर रहे हैं तो कुछ एविडेंस भी उसके पीछे नज़र आता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कई दफ़ा चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, डिस्कस भी हो चुकी हैं। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके वास्ते राब्ते मुल्क से बाहर होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। हुब्बुल वतनी और पाकिस्तानी नेशनलिज़म, वही तो मैंने कहा, नेशनलिज़म हमारा कमज़ोर हुआ है पाकिस्तान का। तो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौमियत और पाकिस्तानी नेशनलिज़म को दोबारा स्ट्रेंथन किया जाए, और पाकिस्तान में जो एथिक्स लेस सोसाइटी होती जा रही है, उसको एथिक्स बेस्ड सोसाइटी का रिवाइवल किया जाए, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये लाइन को अपलोड कर दें, अगर कोई बंदा, कोई कॉलर अगर बात करना चाहे तो वेलकम जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को रीऑर्गेनाइज रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, और यहाँ पे एक ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान की पूरी सिविल इदारों की मशीनरी बैठ गई है, कोई इदारा अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा, रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ मौजूद है। देखिए, इस पे ऑब्वियसली अगर एक लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, आप किसी को ऐसे बैन नहीं कर सकते। इसकी ज़रूरत होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस रियासत की तरफ से जाना चाहिए, दूसरे लफ्ज़ों में गवर्नमेंट की तरफ से या किसी रियासती इदारे की तरफ से, उसका बाकायदा उनको मौका दें कि वो अपनी सफाई पेश करें, और उसमें से उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन, आप जिस हुकूमत के में शामिल थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत में, उसी दौर में MQM सबसे ज़्यादा मजबूत हुई, आपको ये बात पता था? देखिए, मैं तो काफली के टिकट पर नहीं आया था, मैं तो आज़ाद हुकूमत का तो ऐसा थे ना।
और मैं कोई वज़ीर नहीं था मुशर्रफ दौर में, मैं सिर्फ मेंबर कौमी असम्बली था, वो भी आज़ाद हैसियत से जीत कर आया था। और मैंने कौमी असम्बली के प्लेटफार्म पर हुकूमती बहुत सारी पॉलिसियों को क्रिटिसाइज़ किया है। बाज़ का उनको चीज़ों को पसंद भी नहीं किया जाता था हुक्मरानों की तरफ से, लेकिन मैंने उस पर भी उनको सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ इस पर पाकिस्तान की अदालतें और इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, वहाँ पे एक रेफरेंस आना चाहिए, MKM को मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई पेश करे, और अगर हम साबित करने में ये हुकूमत कामयाब हो जाए तो इसको बैन होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। एक सियासी जमात इससे पहले भी कई मुल्क में बैन हुई है। लेकिन एक कॉलर मेरे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम, शाकिर कुरैशी कर रहा हूँ जी, वेलकम शाकिर कुरैशी साहब, कारवान फ़िक्र के माशाल्लाह चेयरमैन हैं आप, लंदन में थिंक टैंक चलाते हैं, वेलकम। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ बरतानिया में। जब ये वज़ीर तालीम थे तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक मेंबर के हवाले से इनके पास गया था और इनने कुछ अपने फ़राइज़ की अंजाम दही की थी। माशाल्लाह बड़ी शानदार पर्सनैलिटी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, ये तो अच्छी नेक फ़ाल है जी। आपने बड़ी शानदार गुफ्तगू की अभी तक, और आपके मेहमान भी फतियाना साहब ने भी अपनी इल्मी हमें जो दी है माशाल्लाह, बड़ी मालूमात। आपने जो बातें की, अगर इकरार खान साहब आपको याद हो तो अरसा 7-8 साल पहले भी जब हम लोग बड़ी शिद्दत के साथ और बहुत सारे पाकिस्तान के सियासतदान यहाँ MKM के इस जो कायद के खिलाफ यहाँ आए थे, मुकदमात भी लेके आए थे, तब भी ये बात हुई थी कि इस शख्स को एक इम्यूनिटी हासिल है यहाँ बरतानिया के एक सीक्रेट कानून के मुताबिक, और वो कवानीन के मुताबिक इस शख्स को कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। अभी सबूतुल काजी साहब ने भी जो बात की वो उसके भी पहलू बड़े ही ऐसे रोशन और आया हैं, उनके मुंह से निकली बात को पता कानून का दर्जा रखती है। इस शख्स के चेहरे के ऊपर जो हमेशा आपने एक देखी है सुकून, जो चेहरे के ऊपर देखा है, जितना मर्जी इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए ये पुरसुकून रहता है, इसको कोई खतरा कोई खौफ नहीं है। अगर कुछ करना है तो जैसे सबूतुल्लाह काजी साहब ने कहा, मैं सेकंड करूंगा, ये 25-50 लोगों को सड़क पे निकालना बिल्कुल फजूल है। ये अगर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो बहुत बड़े लेवल पे कार्रवाई करनी होगी, टुकड़ों में तसीम होकर कार्रवाई करना बहुत नामुमकिन है। लेकिन इस शख्स को गद्दारे वतन साबित करने के लिए हमें अपनी सरजमीन के ऊपर एक इंतहाई बड़े पैमाने के ऊपर काम करना चाहिए। इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट बहुत शुक्रिया ख्वाजा पाकिस्तान रेंजर जो किरदार अदा कर रही है, हमें उसका साथ देना चाहिए। आखिरी बात जो आप रियाज फतियाना साहब ने शुरू में कही और आपने जिसकी तरफ इशारा किया, कश्मीर का मसला हल करने के लिए भी हमें सबको मुत्तहिद होना बहुत जरूरी है। कश्मीर के जो लोग वो भी जो तकसीम हो चुके हैं उनको भी इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। ये आप कारवान फ़िक्र आप न्यूट्रल होकर कारवान फ़िक्र के तहत जो है ना इन कश्मीर को इकट्ठा करें और वहाँ सोच विचार करेंगे किस तरह हम सब इकट्ठे होकर मुश्तरका लाए अमल अख्तियार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर कुरैशी साहब। जी जनाब, आप रिस्पांस करेंगे कि इकट्ठे होकर मिलजुल कर, अगर आप कादरी साहब ने भी ये इशारा किया था कि 10, 20, 50 आदमी मुजाहरा करने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, मैं इनकी इस हद तक बात से इत्फाक करता हूँ कि सिर्फ मुजाहरों से तो बरतानिया की हुकूमत को कुछ नोटिस नहीं मिलेगा। इसके लिए अगर आप ये बहुत बड़े माशाल्लाह यहाँ पे बैरिस्टर और बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, अगर ये चाहते हैं कुछ वाकई करना तो फिर इनको चाहिए कि रेफरेंस मूव करें यहाँ की कोर्ट में, यहाँ की होम डिपार्टमेंट के पास, यहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और एक रेफरेंस मूव करें, उसको प्रूव करें, साबित कर दें कि ये जो कोई शख्स मुल्क में इंतशार फैला रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इज सिंसियर टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, चाहते हैं कि वैसे चल चलाव वाली बात है, जैसे माजी में मफाहमत, मसालत, कराची की लोकेशन, मंडेट की वजह से इस मसले को इतना टाल मटोला गया, फिर कभी हुकूमत में जाते रहे, कभी वो नखरे करते रहे, 3-3 घंटे तक लाइव खताब सुनाया जाता रहा। मीडिया हाउसेस की मजबूरी थी, उनके धमकियाँ मिलती थी कि अभी सीरियस है कि ये भी जस्ट एक ब्लैकमेलिंग है और टाइम बाइंग द टाइम। पाकिस्तान की हर सिविल हुकूमत को 20-25 MNAs का बड़ा बोझ महसूस होता है और उनकी अहमियत महसूस होती है। तो मुझे मालूम नहीं कि हुकूमत कितनी संजीदा है इस मामले में। जो निसार अली खान का मैंने बयान पढ़ा है वो तो मुझे लगता है कि काफ़ी संजीदा है इस मामले में, लेकिन ओवरऑल हुकूमत क्या सोचती है, क्या समझती है, इसके बारे में तो वही इसका जवाब दे सकती है। अच्छा, TROs के मामले पर आप समझते हैं जो अपोजिशन की चीखो पुकार है, रैली है, एहतजाज है, ये बस एक एहतजाज ही है या इसमें से कुछ निकलने वाला है? देखें, जो
पनामा लीक्स का इशू है। पनामा में विज़िट मैंने किया हुआ है। मैं फहमीदा मिर्ज़ा साहब हमारी स्पीकर थी कौमी असम्बली की, उनकी क़यादत में एक डेलीगेशन गया था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस पनामा में 2011 में। तो मैं पहला पाकिस्तानी था जो वहाँ पे इलेक्ट हुआ था वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्शन लड़के। तो इशू ये है कि पनामा लीक्स में से मुझे कुछ निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि समाम में सारे ही नंगे हैं। कौन सी ऐसी जमात है जिसका कोई रहनुमा जिसने पनामा लीक्स के पेपर्स के मुताबिक ऑफशोर कंपनी नहीं बनाई? तो इनको छोड़ दिया जाए, ये जो कुछ कर रहे हैं। छोड़ने की बात मैं नहीं कर रहा, ये सिर्फ टोपी ड्रामा है, नंबर स्कोर कर रहे हैं सारी जमातें। बुनियादी तौर पर जो इसके फ्रंट लाइन पर जो मुझे 2-3 जमातें नज़र आती हैं उनकी अपनी ऑफशोर कंपनी है। पहले तो उस पर कौम को वजाहत करें कि उनकी अपनी ऑफशोर कंपनियां सच है। इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, काफ़ी लोग हैं, पीपल्स पार्टी है। तो अगर देखें ना, अगर आप खुद आप गुड़ खाते हैं या दूसरे को कहते हैं गुड़ मत खाओ, तो ये बात ठीक नहीं है। सबसे पहले तो सारी जमातें इस बात की वजाहत करें, बल्कि मैं समझता हूँ सारी कौमी रहनुमा। वैसे पैसा तो मुल्क से, आपने इंट्रो में कहा था, पैसा तो मुल्क से बाहर गया और जाता है, ये तो कोई डकी छुपी नहीं। मैं समझता हूँ नई आईनी तरमीम होनी चाहिए। हमारे पास तो था ही नहीं, इसलिए हमने लाया नहीं, हम तो यहाँ आए मजदूरी करने के लिए। देखें, पाकिस्तान के एक कौमी असम्बली में एक नया आईनी मसूदा आना चाहिए कि कोई भी शख्स जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, सबसे पहले बैरून मुल्क अपने सारे असासे पाकिस्तान लाए। किसी भी पाकिस्तानी सियासतदान का पाकिस्तान से बाहर कोई असासा बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले सारी जमातों को डिक्लेयर करना चाहिए। तो फिर मैं समझता हूँ कि हम कहेंगे कि इनकी बात में सदाकत और सच्चाई है, वरना तो ये बस टोपी ड्रामा है और कुछ भी नहीं। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को आपने ज्वाइन किया, 1 साल के बाद आपने छोड़ दिया। जाने की, ज्वाइन करने की क्या वजह थी और छोड़ने की क्या वजूहत है? जी, जाने की वजह तो दूर के ढोल सुहाने थे। मैं इसके साथ जनवरी 2015 में गया हूँ, जनवरी 2016 में बाहर आ गया हूँ। इस दौरान मैं इनकी सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल या इसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी समझ लें, उसका मेंबर रहा हूँ। PTI ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान का सरबराह रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट चलाने के अपेक्स कमेटी के मामलात में मुझे शामिल किया गया। मैंने ब्रीफिंग भी वहाँ दी इनको, और बहुत सारे मामलात में 2-2 घंटे खान साहब के साथ मेरी मीटिंग्स भी हुई हैं। तारीफ भी बड़ी करते थे, हर एक से कहते थे कि ये बंदा लेट आया है, हमें तो इस बंदे की सख्त ज़रूरत है, और यही तो हम चाहते हैं जो रियाज फतेहाना चाह रहा है। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, जमात को इनको मजबूत एक साइंटिफिक बुनियादों पे ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की। मैंने इनको मशवरा दिया कि आप जब अटक ब्रिज से आप खैबर पख्तूनख्वा में बंदा दाखिल हो तो ऐसे महसूस हो जैसे इंग्लैंड में या स्कॉटलैंड में या जर्मनी में आ गए। कुछ प्रोग्रेस तो हुई है, कुछ प्रोग्रेस तो वो थोड़ी बहुत हुई है जो मैं चाह रहा था। ओवरऑल मैंने देखा है कि इसमें आपको कहीं वहाँ घुटन तो नहीं महसूस हुई? एक तरफ वो शाह महमूद कुरैशी हैं, दूसरी जहांगीर तरीन है, ये बड़े बड़े ताइकॉन बिजनेस के। मेरा इनसे ज़ाती तल्लुक भी है, मैं एहतराम करता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब का भी और जहांगीर खान तरीन साहब का भी। इनके होते हुए कोई और ब्रेक थ्रू कर सकता है इमरान खान? मैं अर्ज़ करूँ ना, असल में खान साहब में जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, उनकी नेक नियति पे मुझे कोई शक नहीं है। शौकत खानम हॉस्पिटल उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया, उन्होंने कौमी क्रिकेट का भी टाइटल जीता, लेकिन इशू ये है कैपेसिटी का मसला है। तो खान साहब कैपेसिटी मींस उनका विजडम, उनकी बातचीत, आप इसको आप मल्टी डायमेंशन ले सकते हैं। उसमें उनको एक्सपीरियंस की कमी है, फिर जो एक पोलिटिकल विजडम होता है ना, वो मेरा ख्याल अभी बहुत कुछ खान साहब को कई और साल लगेंगे उसको सीखने के लिए। कुव्वत फैसला होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जमात में रिसर्च विंग हो, जमात में विंग्स को संभाला जाए, कोई लिटरेचर हो, कोई ट्रेनिंग हो, तो सारी जमात में तो है, वोट बैंक तो है। जी, मैंने आज किया ना, खान साहब में ऑर्गेनाइज नहीं है, पर्सनैलिटी में क्रिज्मा है, लोग उनको पसंद करते हैं, कोई खूबसूरत हैं और कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं। लेकिन इशू ये नहीं है, अगर यही चीज़ हो तो फिर तो अभी रियो ओलंपिक जीत कर ब्राज़ील से बहुत बड़े प्लेयर्स आए हैं बरतानिया में भी, तो नेक्स्ट डे वो भी मुतालबा करेंगे। आप अपने प्लान बता दें, 2 मिनट बाकी है मेरे प्रोग्राम में, इस अवाम लीग के बारे में। जी, मैंने कहा कि अवाम लीग जो है ये एक प्रोग्रेसिव, मॉडरेट, डेमोक्रेटिक और रिफॉर्मिस्ट पोलिटिकल पार्टी है जो 30 अक्टूबर 2016 को मर्ज़ वजूद में आ रही है। लाहौर में 1000 डेडिकेटेड डेलीगेट्स के साथ इसकी लॉन्चिंग हो रही है, इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। यूके में भी आप करेंगे। ये फरमाइएगा कि कश्मीर बिलोंग्स टू कश्मीरीज और पाकिस्तानीज और इंडिया। जी, जो कश्मीर है कश्मीरियों का है, उन्हें मौका मिलना चाहिए कि अपनी किस्मत का खुद फैसला करें। अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहें, उनको वेलकम करेंगे, हमारी ख्वाहिश होगी पाकिस्तान के साथ रहें। लेकिन अगर वो आज़ाद रहना चाहते हैं तो भी हम समझते हैं कि कम अज़ कम उनको भारतीय तसल्लुत से आज़ाद दिलवाने में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि
फ़िलहाल हमें हलाक की और आउट टंग की रट लगा छोड़ देनी चाहिए, फ़लस्तीन की तरह इसको एक रियासत के तौर पर पेश करना चाहिए और इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ हम नहीं कर सके पिछले 69 ईयर्स में, तो उसी पे अटके रहने की तो ज़रूरत नहीं है। हमें 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और इसको इंसानी मसला उठा के पेश दुनिया में करना चाहिए और कश्मीर की आज़ादी की ट्राई करनी चाहिए। जब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा तो कल हमारे साथ कन्फेडरेशन में भी आ सकता है। रियाज फतियाना साहब, प्रेसिडेंट अवाम लीग पाकिस्तान, पार्लियामेंटेरियन, बहुत शुक्रिया तकबीर टीवी के स्टूडियो और मेरे प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान के अरबाब अख्तियार और अपोजिशन पार्टियाँ ये जब यहाँ आते हैं तो सवाल उनके साथ उनके से करने चाहिए मुल्क और कौम के मफाद के लिए। हमारी एब्सोल्यूट लॉयल्टी जो है मुल्क और कौम के साथ होनी चाहिए, शख्सियात के लिए नहीं। यही था मेरा आज का प्रोग्राम। अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शिराज खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।